So hello everyone. So welcome back to Adyalay. So today what we are going to do, yes, the most awaited thing. तो आपका नीट एग्जाम हो चुका होगा. आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, राइट? तो जिस तरह से मुझे क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं 5-10 करके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये पार्ट 1 है और फिजिक्स का डिस्कशन आज के नीट पेपर का, और कोड है G5. तो ऑब्वियसली सारे कोड्स अलग हो सकते हैं बट क्वेश्चन सेम होंगे, बट सीक्वेंस अलग होता है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द डिस्कशन. तो भाई पहला क्वेश्चन जो हमें मिला वो कुछ इस तरह से था. ये एक एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का, डिफरेंट डेटा देकर रिपीट करा गया है इसे. आप ध्यान से देखो क्वेश्चन. अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स. अब इसने बोला व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3. बहुत बढ़िया. उसके बाद उसने बोला if instead capacitor is removed from the circuit, the phase difference is again π/3. then find the power factor of the circuit. तो चलो भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं. आप देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था पावर फैक्टर का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है. पावर फैक्टर को हम cos phi से डिनोट करते हैं, where phi is the angle by which current or voltage leads the other. करेक्ट? तो बस पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला एसी का सबसे कॉमन फॉर्मूला R/Z, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. तो भाई मुझे यही अप्लाई करना है. केस 1 में आप देखो उसने क्या बोला है. केस 1 में उसने बोला है व्हेन L इज रिमूव्ड. बहुत बढ़िया. व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द phi वैल्यू व्हिच इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3. तो भाई सही है. जब आपने L को रिमूव किया तो भाई इंपीडेंस कितना होगा? इंपीडेंस होगा √R² प्लस, बताओ, जब आपने L को रिमूव किया है तो सीरीज, तो जो सर्किट बचा वो एक RC सर्किट है, सीरीज RC सर्किट. तो भाई R² प्लस कम ऑन टेल मी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर, दैट इज XC². काम खत्म. ठीक है. तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फाई की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स? फाई की वैल्यू इसने π/3 दे रखा है. ठीक है. तो भाई cos π/3 इज इक्वल टू R/Z, और Z की वैल्यू √R² प्लस XC² है ना. तो भाई cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2. अब दोनों ही इक्वेशन को, दोनों ही LHS और RHS को हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं. तो यहां से क्या आ जाएगा? R² डिवाइडेड बाय R² प्लस XC² इक्वल टू 1/4. इसे फर्दर इवेल्युएट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 4R² इक्वल टू R² प्लस XC². अब भाई R² वाले टर्म को आप एक साइड ले आओ तो यहां से आपको आएगा निकलकर XC² इक्वल टू 3R². और फाइनली आप यहां से लिख सकते हो XC इक्वल टू √3R. करेक्ट. अब आप सुनना, केस 1 कंप्लीट हो चुका है. केस 2 क्या बोला है उसने? केस 2 में आप फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पाओगे केस 2 में उसने इंडक्टर रिमूव ना करके कैपेसिटर रिमूव किया है, और उसने बोला कि फिर से फेज डिफरेंस मतलब फाई कितना आया? π/3. तो भाई इस बार हम केस 2 में क्या करने वाले हैं? केस 2 में हम कैपेसिटर को रिमूव करेंगे. तो जो सर्किट हमारे पास बचेगा वो सर्किट होगा RL सर्किट. और फिर से cos phi की वैल्यू फिर से π/3 है, which is equal to R/Z. But the impedance of circuit now would be written as √R² plus XL². That's it. तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक फिर से वही इक्वेशन आएगा और XL फिर से √3R आएगा. तो भाई इसने पूछा था हमसे पावर फैक्टर ऑफ द कंप्लीट सर्किट. तो फिर से आते हैं क्वेश्चन पे. पावर फैक्टर इज R/Z. बट एक RLC सर्किट में Z की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि XL भी √3R है, XC भी √3R है. तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी. अच्छा, तो पावर फैक्टर 1 आ जाएगा. अरे मतलब ये तो रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अभी मैं जब इसकी डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा ना, once I get the entire paper, तो I'll tell you one shortcut
जिससे आप बिना पेन टच किए भी इस क्वेश्चन का आंसर 1 लिख सकते थे। ठीक है, एनीवेज इस वक्त हमें आंसर मिल चुका है, हमारा आंसर 1 है, विच इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। तो भाई ये बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। सबने सही बनाया होगा आई थिंक, चलो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt पावर -2 और एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। तो आपका ये एक l कट जाएगा और यहाँ से बचेगा ml पावर -1t पावर -2। तो आप ऑप्शन चेक करो, तो भाई मुझे तो मिल गया ऑप्शन सी, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबने सही बनाया होगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 137। यहाँ पे आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और अगर प्रिसाइजली टॉपिक की बात करूं तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से है। तो भाई देखो क्या है, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is hanging from a fixed support। बहुत बढ़िया। The length of wire changes to L1 when mass m is suspended from the free end। Find the expression of Young's modulus। तो भाई जल्दी से मैं आपको रिवीजन भी करा देता हूँ उस टॉपिक का। आपको अगर याद होगा तो इस चैप्टर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो भाई कुछ ऐसा सिनेरियो है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर इज L एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A और इसका मास है m। तो आपको पता है ये वायर है, वायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेट लग रहा है, राइट। तो ये वेट जो है डीफॉर्मिंग वेट होगा। मतलब अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस वायर की, तो ये जो मास आपने हैंग करा है ना नीचे, वही मास इस बॉटम एंड को पुल करेगा नीचे की तरफ विद अ फोर्स mg। तो भाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस कितना लिखते हो आप, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन कितना लिखते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू चेंज इन लेंथ को मैं डेल्टा x से ना दिखा के डेल्टा l से डिनोट करता हूं, बेटर लगेगा। तो आप देखो सिग्मा की जगह स्ट्रेस लिखा है मैंने फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की जगह डेल्टा l अपॉन l, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो FL अपॉन A डेल्टा L आएगा। अभी डेल्टा L क्या है ध्यान रखना, डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ। अब भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्चुअल लेंथ इसकी L थी, बट जब आपने मास m लगा दिया इस पर, तो ड्यू टू द वेट ऑफ मास m इट हैज इलोंगेटेड टू अ न्यू लेंथ व्हिच इज हाउ मच। क्या न्यू लेंथ है, देखो लेंथ चेंजेस टू हाउ मच, L1। लेंथ चेंजेस टू L1, मतलब ये हैंग करने के बाद आपका जो न्यू लेंथ है ना, वो कितना है स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ वाज L। भाई आप याद रखना, आपको न्यू लेंथ से मतलब नहीं है, आपको चेंज इन लेंथ से मतलब है। तो बताओ इलोंगेशन कितना हुआ, चेंज इन लेंथ। क्या मैं बोल सकता हूँ इलोंगेशन इज इक्वल टू L1 माइनस L, एग्जैक्टली। और डेल्टा L स्टैंड्स फॉर इलोंगेशन, राइट, और कंप्रेशन, यहाँ पे इलोंगेशन है। तो भाई इस फॉर्मूले को मैं लगाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ये L क्या है बच्चों, ये L है ओरिजिनल लेंथ, तो F L अपॉन A, और डेल्टा L की जगह पे हम कितना रखेंगे, L1 माइनस L। काम खत्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बल्कि जो भी मेरी क्लास करते हैं मैं तो उन्हें ये फॉर्मूला रटा देता हूँ और बार बार कहता हूँ 99% चांसेस है क्वेश्चन इसी से आएंगे। बल्क मॉड्यूलस रिजिडिटी से रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई ये हमारा आंसर है, देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। और हाँ, F की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, F की जगह उस ब्लॉक का वेट रख सकते हैं। तो F की जगह हम कितना रख दें, mg रख देंगे, mg। तो आंसर इज mgl अपॉन AL1। हियर वी गो, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। बहुत सिंपल था, राइट। चलो आगे बढ़े, तो लेट्स मूव अहेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट, अभी इतना ही अवेलेबल हो पाया, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो भाई अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की लेंथ देखो आप कितनी दे रखी है उसने, 50 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, सोलेनॉइड की लेंथ कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। चलो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.5 मीटर। अभी देखो और कुछ दे रखा है, हैविंग 100 टर्न्स। भाई आपको पता हो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और एक और टर्म सोलेनॉइड के सारे फॉर्मूले में होता है जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं।
स्मॉल एन इज एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर आपको रिलेशन याद हो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, तो भाई जल्दी से यहाँ पे हमें कैपिटल एन की वैल्यू 100 है और एल की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू आ चुकी है 200। अब आगे बढ़ते हैं। Along solenoid 50 centimeter length having turns 100 carries a current of 2.5 ampere। आप देखो 2.5 ampere करंट फ्लो कर रहा है। The magnetic field at the center of the solenoid। भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। द सेम फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर टॉरॉइड एज वेल। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई, भाई सारी वैल्यूज दी हुई है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, स्मॉल एन की वैल्यू निकाल चुके हैं 200, आई की वैल्यू निकाल चुके हैं 2.5, पाई की वैल्यू 3.14 रख के आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर 2 आएगा। 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आई होप आप लोगों ने सही बनाया होगा, करेक्ट। तो ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखो आप, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। अब ये क्वेश्चन बच्चों बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था। जिसे लॉजिकली पता हो ना वो तुरंत आंसर बता देगा। आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, थोड़ा ब्लर है बट आप अपने क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हो। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम समथिंग दिया हुआ है, छोड़ो उसको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। बच्चों क्लू है, ये क्वेश्चन का क्लू मिल चुका है मुझे, थ्रू आउट। मुझे इसके आगे और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। थ्रू आउट मतलब पूरे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, दैट इज 5 वोल्ट। और आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो भाई हमें दिमाग लगाना होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है और उसके अंदर सब टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर आपको याद हो तो ये होता है रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट आप ध्यान से देखो, इट इज रिटन 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 0। सो द आंसर इज 0। ट्रैप क्वेश्चन है ना, जिसके दिमाग में क्लिक कर गया 2 सेकंड में आंसर, क्लिक नहीं किया तो वो पागल हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी समझ गए हम, और देखते हैं हमारे पास कुछ है। ओके ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आई जस्ट शेयर इट विथ यू, होल्ड ऑन। अभी अभी मुझे मिला है ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है। आप देखो ये पुली मास सिस्टम है ना, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें याद होगा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। ऑब्वियसली मासेस अलग थे, मुझे थोड़ी पता होगा नीट क्या दे रहा है, बट एनीवेज चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को। टू बॉडीज of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless, मतलब फ्रिक्शन का कोई खेल नहीं है। आप देखो लास्ट लाइन क्या है, the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity। ठीक है, acceleration of the system निकालना है भाई, शॉर्टकट से निकालेंगे इसे, क्या दिक्कत है। आपको पता है ये ब्लॉक नीचे जाएगा, लेट द एक्सीलरेशन बी a, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा एंड इसकी भी एक्सीलरेशन a ही होगी। भाई नेट पुलिंग फोर्स देखो आप, क्या इस 6 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स 6g लगेगा और 4 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स 4g लगेगा, वेयर स्मॉल g स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑप्शंस उसी के टर्म में है। ठीक है, तो आप सोचो ये जो 6g फोर्स है ये इस पुली को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और ये 4g फोर्स जो लग रहा है ये इस पुली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। डोमिनेंट कौन है, पुली एक्चुअली किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब हमारा शॉर्टकट यूज करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाने वाला फोर्स दैट इज 6g माइनस एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला फोर्स दैट इज 4g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 10। तो भाई कितना आ गया, 2g अपॉन 10 दैट इज g अपॉन 5। दैट्स सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। मुझे तो पहली बार क्वेश्चन देखकर लगा था कि वो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन पूछ, बट नहीं, उन्होंने बहुत ही सिंपल पूछा था। एवरीवन शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आपके पास वो पुराना मेथड है, आप टेंशन को टी मान लो, मैं करके दिखा देता हूँ उससे भी। आप देखो ये
इस मेथड से भी आप कर सकते हो, आपका पुराना मेथड। दोनों ही ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लो आप। नीचे की तरफ 6g, ऊपर की तरफ t मान लो और इसकी एक्सिलरेशन a मान लो। और दूसरे ब्लॉक कितनी मास है भाई, 4 kg। तो इस पे नीचे की तरफ 4g लगेगा, ऊपर की तरफ t लगेगा, बट इस ब्लॉक की एक्सिलरेशन ऊपर होगी। तो जब मैं न्यूटन्स लॉ इस ब्लॉक पे लिखूंगा तो नेट फोर्स विच इज 6g minus t इक्वल टू मास इज 4, एक्सिलरेशन इज a, सॉरी मास इज 6 kg, एक्सिलरेशन इज a। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और जब आप इस ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लिखोगे तो t इज डोमिनेंट ओवर 4g, t ज्यादा है राइट। तो t minus 4g will be net force equal to mass into acceleration, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। ओके गाइस, तो मैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बट वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद मोर क्वेश्चंस एंड विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। ओके, आई होप you enjoyed it. Do like and subscribe if you enjoyed it.